Hello students, welcome to Soumya's Commerce Station. So in this video we'll continue with the chapter 10 of ISC class 11th Economics. Chapter 10 है हमारा Indian Economy Post Liberalization. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ क्या रहे थे, तो हुआ क्या था कि 1991 में एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। आपको पता है कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या सिनेरियो रहा था, ठीक है। पूरी जो इकोनॉमी थी इंडिया की वो ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट कर दी थी, ख़राब कर दी थी। तो उसको रिवाइव करने के लिए 1991 में, देखो 1991 के पहले भी मेजर्स लिए गए थे पॉलिसी मतलब कि इकोनॉमी को सही करने के लिए। 1991 के टाइम पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी इंडिया में। वो पॉलिसी किससे डील कर दी थी? LPG से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से, जो हमने लास्ट की वीडियोस में पढ़ लिया है। अब हम ये देखो बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ क्या रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि ये जब इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आई थी तो उससे दो बेसिक सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे काम किया गया था। तो 1991 की पॉलिसी में हमने लास्ट वीडियोस तक क्या देखा कि 1991 पॉलिसी आने के बाद, लिबरलाइजेशन के बाद एग्रीकल्चर में क्या क्या पॉलिसीज़ बन के आई थी और एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी भी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। उसी सेम तरीके से अब हम आएंगे दूसरे सेक्टर पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर। अब हम देखेंगे कि जब लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई थी 1991 वाली, इसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई गई थी 1991 के बाद, और प्रॉब्लम्स क्या क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर में फेस होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा टॉपिक आज का क्या है? इंडस्ट्रियल सेक्टर पोस्ट लिबरलाइजेशन। हाँ, इन पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड। तो लिबरलाइजेशन के बाद, पोस्ट लिबरलाइजेशन मतलब लिबरलाइजेशन के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या हाल था। तो देखो सबसे पहली चीज़, इंडस्ट्रियल सेक्टर या इंडस्ट्रीज़, आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ था तो क्या हुआ था, जितना भी काम था हाथ से करने के बजाय हम मशीन्स का यूज़ करने लगे थे। वो एक पूरा एरा आया था जिसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था और सारा काम हाथ की जगह मशीनों में आ गया था। सारा काम हम मशीनों से करने लगे थे और इसी को इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। अगर हमें किसी भी जगह की इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो वहाँ पर सबसे ज़रूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो सबसे ज़रूरी है कि उस जगह पर आप इंडस्ट्रीज़ बना दो, वहाँ की इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दो, डेवलपमेंट हो जाएगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट साथ चलती रहती, इकोनॉमी की डेवलपमेंट। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिया का जो था 1991 के टाइम, हम उसकी बात करेंगे। हुआ क्या, जब 1991 की पॉलिसीज़ आ गई तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने चेंजेस किए। उससे इतना डेवलपमेंट हो गया था कि नेशनल इनकम में और लेबर फोर्स में इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंक्रीज़ हुआ था। क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? देखो नेशनल इनकम और ये सब कॉन्सेप्ट हैं क्या? सिंपल सी बात है, इंडिया में आपको पता है एग्रीकल्चर करते थे लोग। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये देखा कि एग्रीकल्चर करते थे इंडिया में। एग्रीकल्चर करने का मतलब है कि उनकी इनकम वो कैसे कमा रहे थे? एग्रीकल्चर करके, ठीक है। तो जो भी इंडिया की नेशनल इनकम आ रही थी, नेशनल इनकम क्या मतलब होता है कि पूरे इंडिया में सब लोग कितनी इनकम कमा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही लेमेंस टर्म में बताया जा रहा है कि जो इंडिया में टोटल इनकम लोग कमा रहे हैं इसको नेशनल इनकम कहते हैं। वैसे इसकी बहुत अलग डेफिनेशन है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो इंडिया में इनकम क्या है? नेशनल इनकम हमने देख ली। अब होता क्या है, जब हमने ये डेवलपमेंट के टाइम पर एनालिसिस किया तो हमने ये देखा कि पहले क्या होता था, नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर से इनकम का पार्ट ज़्यादा रहता। तो ऑब्वियसली इंडिया एक अग्रेरियन सोसाइटी, अग्रेरियन इकोनॉमी है, ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर करके अपनी इनकम अर्न कर रहे हैं, इंडिया की पॉपुलेशन। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रीज़ का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें हो गया। मतलब लोग अब इंडस्ट्री में काम करके भी पैसे कमाने लगे। तो इंडस्ट्री में काम करके पैसे तब कमाओगे जब इंडस्ट्री बनेगी, ठीक है। और इंडस्ट्री में जब इंडस्ट्री में कोई काम होगा, कोई प्रोडक्शन होगा तो लेबर लगेगा, लेबर उसमें पैसे कमाएगा, ठीक है, इनकम अर्न करेगा। तो वही बात बताई जा रही है कि नेशनल इनकम में और लेबर फोर्स में इंडस्ट्रीज़ का पार्ट बढ़ने लगा, ठीक है। तो ये एक साइन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और इसी को कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। व्हाट इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन? ये प्रोसेस है जिसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर का शेयर नेशनल इनकम के अंदर और लेबर फोर्स में बहुत लार्ज इंक्रीज दिखाने लग जाए, ठीक है। इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें आपको यही बताया गया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रोथ जो है वो हमेशा साथ में चलते हैं,
ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो आप एकदम नॉर्मल सी बात समझो, जब भी किसी विलेज एरिया में जाओगे, विलेज एरिया की अगर डेवलपमेंट करनी है ना, या वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, उसका बहुत बढ़िया तरीका है वहाँ पर इंडस्ट्री खोल दो। क्योंकि कोई फैक्ट्री सेटअप कर दो, सिंपल फैक्ट्री सेटअप कर दोगे ना, तो फैक्ट्री के लिए उस एरिया की डेवलपमेंट करनी पड़ जाएगी। फैक्ट्री लगाओगे, फैक्ट्री लगाने के लिए वहाँ पर रोड्स बनानी पड़ेंगी, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देना पड़ेगा, वहाँ पर वाटर अवेलेबल करवाना पड़ेगा, वहाँ की हमें नेटवर्किंग सही करनी पड़ेगी। तो इस वजह से एक फैक्ट्री सेटअप होने वजह से कि फैक्ट्री का काम आसान हो जाए, हम पूरे एरिया की डेवलपमेंट कर देते हैं। एग्रीकल्चर में पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, तभी इंडस्ट्रियलाइजेशन को इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेट करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया था आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन का कि 1991 के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छे से इंडिया में हुआ। मतलब कई पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिसने डेवलपमेंट करवाई इंडस्ट्रियलाइजेशन की इंडिया में। और इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है वो आपने समझा, नेशनल इनकम और ये सारे कॉन्सेप्ट समझे, ठीक है। अब हम डायरेक्टली आते हैं अपने टॉपिक पे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की या इंडस्ट्रियल सेक्टर की हमारी पॉलिसीज़ क्या रही थी। मतलब जो 1991 की ये इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, इसमें इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या क्या पॉलिसीज़ लाई गई थी। जैसे हमने एग्रीकल्चर के लिए पढ़ा, वैसे हम इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर के बारे में, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में देखेंगे। तो हमारा क्या टॉपिक है अब, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, ये वाला टॉपिक पॉलिसीज़ वाला। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ की अगर बात की जाए तो बेसिक 5 पॉलिसीज़ आई थी, ठीक है। मेन 5 पॉलिसीज़ इंडस्ट्री को लेकर इंडिया में आई थी 1991 के बाद पोस्ट लिबरलाइजेशन। तो वो क्या क्या थी एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट पॉलिसी थी आपकी अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इसका क्या मतलब होता है, देखो इस टर्म को समझो, सब समझ आ जाएगा। अबॉलिशन, अबॉलिशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। वी हैव अबॉलिश्ड दिस थिंग, वी हैव बैंड दिस थिंग, बैन कर देना या ख़त्म कर देना, इसका मतलब होता है अबॉलिशन का, ठीक है। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग का क्या मतलब होता है, लाइसेंस से आया है, ठीक है। जब आप क्या कहते हैं 2 व्हीलर ड्राइव करना या 4 व्हीलर ड्राइव करना स्टार्ट करते हो, आपको लाइसेंस की ज़रूरत है, ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत है। वो क्या है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए तभी आपको कार चलाने देंगे। इसी तरीके से क्या होता था इंडिया में कि आप लाइसेंस लो तभी हम आपको इंडस्ट्री चलाने देंगे, ठीक है। तो क्या होता था, जो भी इंडस्ट्री खोलना चाहते थे, जो भी एंटरप्रेन्योर थे, बिजनेसमैन थे, इंडिया में ये रूल था कि पहले आप लाइसेंसेस लो हमारे, ठीक है, लाइसेंस बनवाओ, अलग अलग तरह की फॉर्मेलिटी करो, उसके बाद ही इंडस्ट्री का काम आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की पॉलिसी थी, टू दैट द एंटरप्रेन्योर शुड हैव अ लाइसेंस टू एस्टैब्लिश अ इंडस्ट्री, उस चीज़ को अबॉलिश कर दिया गया, वो लाइसेंसेस हटा दिए गए 1991 की पॉलिसी में। तो ये एक पॉलिसी थी। क्या इसमें कहा गया कि रेगुलेटरी सिस्टम जो था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का 1991 के पहले था, 1991 की पॉलिसी के बाद ये हटा दिया गया। तो होता क्या था ना कि हर चीज़ में इंडस्ट्री, अगर लाइसेंस लेगा मतलब क्या है कि इंडस्ट्रियल जो एंटरप्रेन्योर है उसको हर डिसीजन में गवर्नमेंट से परमिशन लेनी थी। आपकी कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी की, मतलब आप कितना प्रोड्यूस करने वाले हो, ठीक है, कैसे काम करोगे, क्या होगा, उन सब चीज़ में क्या प्रोड्यूस करोगे, इन सब चीज़ों में क्या होता था, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। और जहाँ परमिशन लेने की बात आती है, जहाँ पर इतने सारे रेगुलेशंस की बात आती है, वहाँ डेवलपमेंट रुक जाती है, क्योंकि काम में डिले होता है। आपको यहाँ पर एंटरप्रेन्योर को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हम ये प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, प्रोडक्शन अपनी बढ़ा सकते हैं, उधर गवर्नमेंट से परमिशन ले रहे हैं, बैठे हुए, परमिशन नहीं आ रही तब तक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर फ्रीडम होती थोड़ी तो हो सकता है कुछ अच्छा होता, सोसाइटी का भला होता। तो वही बात है कि ये जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी, जो एक तरीके से इंडस्ट्रीज़ को ग्रो नहीं होने दे रही थी, उन लाइसेंसेस को हटा दिया गया, ठीक है। ये पहली पॉलिसी थी। इसके बाद सेकेंड पॉलिसी आती है आपकी पॉलिसी ऑफ डी रिजर्वेशन। पॉलिसी ऑफ डी रिजर्वेशन, देखो इस पॉलिसी का नाम भी आप टर्म से समझ जाओगे, ठीक है, नाम से समझ जाओगे। ये पॉलिसी है डी रिजर्वेशन की। डी रिजर्वेशन का क्या वर्ड है, जब भी वर्ड समझना है ना उसको ब्रेक कर दो, ठीक है। डी प्लस कौन सा वर्ड है, रिजर्वेशन, मतलब रिजर्वेशन की बात। तो रिजर्वेशन का क्या मतलब, रिजर्वेशन का सिंपल सा मतलब रिजर्व कर देना, ठीक है। जैसे आप जाते हो, आप क्लास में बैठते होगे तो दिस सीट इज़ रिजर्व्ड, ठीक है, अपने दोस्त के लिए, वहाँ पे बैग रख दी, हैंकी रख दी, यहाँ नहीं कोई बैठेगा, ये रिजर्व है, जब मेरा दोस्त आएगा तब वहाँ पे बैठेगा आगे, ठीक है। ये क्या होता है, रिजर्व कर देना, ठीक है। अगर आप रिजर्वेशन की वैसे बात करो तो 30% सीट्स आर रिजर्व फॉर वीमेन, ठीक है। या फिर क्या कहते हैं, इतना एग्जेम्पशन हम दे देंगे दूसरी कास्ट को, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, रिजर्वेशन। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि डी
डी रिजर्वेशन करा गया। डी रिजर्वेशन मतलब जो चीज़ रिजर्व थी पहले किसी के लिए वो चीज़ हमने हटा दी, ठीक है। तो पॉलिसी ऑफ डी रिजर्वेशन, यहाँ पर किसके रिजर्वेशन की बात हो रही है, ये भी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि होता क्या था, कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जो केवल और केवल पब्लिक सेक्टर ही अंडरटेक कर सकती थी। मतलब कुछ ऐसे काम थे, कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था जो केवल पब्लिक सेक्टर कर सकती थी, उस काम में प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकती थी। प्राइवेट सेक्टर को मना था, यू आर नॉट अलाउड टू डू दीज पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल टास्क, दीज टास्क आर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब वो सेक्टर जिसकी ओनर गवर्नमेंट है, और प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसके ओनर जो होते हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, हमारे आपकी तरह लोग होते हैं, और जहाँ ओनर गवर्नमेंट हो जाता है वो पब्लिक सेक्टर हो जाता है। तो ये बोला गया कि वो इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पर केवल गवर्नमेंट काम करेगी, बाकी कोई प्राइवेट नहीं आएगा। तो वही बात हो रही कि डी रिजर्वेशन में क्या हुआ, पहले क्या होता था, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं किया गया था कई इंडस्ट्रीज़ में आने के लिए, वो इंडस्ट्रीज़ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी, वो गुड्स एंड सर्विसेज केवल पब्लिक सेक्टर बना सकती थी। तो इसमें क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज़ की डी रिजर्वेशन करी गई। तो हुआ क्या था ना कि पहले पब्लिक सेक्टर के अंडर 17 इंडस्ट्रीज़ थी, 17 इंडस्ट्री ऐसी थी जो केवल पब्लिक सेक्टर अंडरटेक कर सकते थे। डी रिजर्वेशन की पॉलिसी के बाद ये 17 से गिरकर 3 इंडस्ट्रीज़ हो गई जो पब्लिक सेक्टर में रिजर्व है। आज की बात करो तो कौन सी इंडस्ट्री है जो पब्लिक सेक्टर जिसको अंडरटेक कर रही है, इंडियन रेलवेज़ सबसे बड़ा एग्जाम्पल। रेलवेज़ की जो सर्विस है, जो ट्रेन्स की सर्विस है, जो इंडियन रेलवेज़ है, वो केवल पब्लिक सेक्टर के अंडर में, ठीक है। तो 3 बेसिक ऐसी क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज़ हैं जो केवल पब्लिक सेक्टर के अंडर करेंगी। पहले 17 थी, पहले 17 इंडस्ट्रीज़ थी, अब मतलब कि केवल 3 है जो रिजर्व है पब्लिक सेक्टर के लिए, बाकी सारे में प्राइवेट सेक्टर अब जा सकता है, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये थी पॉलिसी ऑफ डी रिजर्वेशन। इसके साथ साथ क्या था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी होती थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो होती थी उसके बारे में बताया गया है कि जो हाँ, जो प्रोडक्शन एरियाज थे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व थे उनको भी डी रिजर्व कर दिया गया। बस इतनी बात बताई गई। तो पॉलिसी ऑफ डी रिजर्वेशन क्या, जो चीज़ रिजर्व की गई थी किसी के लिए वो हटा दी गई, रिजर्वेशन हटा दिया गया। अब आते हैं थर्ड पॉलिसी पे। थर्ड पॉलिसी है आपकी रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन मोनोपोलीज। मोनोपोलीज़ को कौन सा रिलैक्सेशन दे दिया गया, देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है, रिलैक्सेशन मोनोपोलीज़। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, मोनोपोली का सिंपल सा मतलब होता है कि वन सेलर, मतलब बेचने वाला या जो प्रोड्यूस कर रहा है कोई चीज़ वो केवल एक है, ठीक है। ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसको प्रोड्यूस या सेल केवल एक ही पर्सन या एक ही कंपनी कर रही है तो वो मोनोपोली हो जाती है, ठीक है। उस कंपनी के पास मोनोपोली है। अब कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर चलो कोक और पेप्सी की बात करते हैं, ठीक है। अगर कोक पेप्सी में कोक होती है और पेप्सी कोई ब्रांड नहीं होता, केवल कोक होती, और कोक जो कोका कोला ड्रिंक है वो पूरे वर्ल्ड में केवल कोक कंपनी जो है वही बना रही होती, तो कोक के पास मोनोपोली थी कि वैसी ड्रिंक वो चीज़, और बाकी कोई भी मतलब कि सॉफ्ट ड्रिंक नहीं होती अवेलेबल मार्केट में, तो कोक के पास मोनोपोली रहती। सबको वो जितने भी प्राइस पे अपनी कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल करवाएंगे, लोगों को परचेज़ करना पड़ेगा। अगर लोगों को चाहिए तो वो नहीं बार्गेन कर सकते हैं। हम बार्गेन कब करते हैं, जब हमारे पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं। सिंपल सी बात, आप लोग जाते हो लेस चिप्स खरीदने, अलग अलग वैरायटी के चिप्स मार्केट में अवेलेबल है, लेज़ अवेलेबल है, अंकल चिप्स अवेलेबल है, बिंगो अवेलेबल है, अलग अलग वैरायटीज़ अवेलेबल है। तो आपको पता है कि अगर एक लेस चिप्स आप लेने जाओगे वो 5 रुपीज़ का आपको देंगे, तो आपको पता है ग्रीन लेस की बात करूँ तो ग्रीन बिंगो भी आता है, लगभग सेम टेस्ट होता है। तो आप जाओगे लेस चिप्स लेने, आपने वही छोटा वाला पैकेट देखा 5 रुपीज़ का मिलता है, आप गए 5 रुपीज़ का लेने, उन्होंने कहा नहीं भाई लेस चिप्स अब ये इतना छोटा पैकेट आपको 10 रुपये का मिलेगा। तो आप क्या करोगे कि सेम बिंगो भी तो मिल रहा है 5 रुपये का, उसके प्राइस में तो चेंज नहीं आया, तो आप बिंगो को प्रेफर करोगे। लेस को कौन खरीदेगा, फिर नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर ऐसा होता कि चिप्स के मार्केट में और उस पर्टिकुलर फ्लेवर या उस पर्टिकुलर चिप्स की केवल वही एक कंपनी होती, तो वो तुम्हें 10 रुपये का बेचे, 20 रुपये का बेचे, यू आर नॉट एनीवन टू क्वेश्चन, और किस बेसिस पे क्वेश्चन करोगे। तो मोनोपोलीज़ में ये पावर होती है। ये मोनोपोली का कॉन्सेप्ट था वन सेलर वाला, ठीक है। रिलैक्सेशन टू मोनोपोलीज़ का मतलब है कि मोनोपोली को थोड़ा और
रिलैक्स कर दिया गया, ठीक है, उनके रेस्ट्रिक्शंस कम कर दिए गए। तो हुआ ये था कि 1991 के पहले क्या होता था, मोनोपोली फर्म्स होते थे, उनको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होता था इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट करने के काम में मोनोपोली जो होती थी अगर किसी चीज़ की, कोई किसी इंडस्ट्री में, तो उसको हर चीज़ में गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है या तो जो ऑलरेडी उनके पास इंडस्ट्री बनी हुई थी, जो फैक्ट्री थी। इन्वेस्टमेंट होता क्या है, इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा मतलब है कि आप पैसा लगा के कैपिटल गुड्स बढ़ा रहे हो। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनसे आप बाकी के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हो। मतलब अगर एक पर्सन ने पैसे लगा के एक मशीन खरीदी, जिस मशीन से वो बाद में सामान बनाएगा, तो वो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर कोई क्या कहते हैं, कोई पर्सन या कोई कंपनी है, ठीक है, मोनोपोली की बात कर रहे हैं, वो मोनोपोली क्या करती है, एक फैक्ट्री है जिसमें कपड़े बनाती है, ठीक है, और मोनोपोली है उसके पास, तो उसने एक नया फैक्ट्री इंस्टॉल कर दी, नई फैक्ट्री बिल्डिंग बना दी जहाँ पर फिर से वो कपड़े की प्रोडक्शन करेगा, इन्वेस्टमेंट कर दी उसने। तो होता ये था 1991 के पहले मोनोपोलीज को ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए, चाहे अपनी खुद की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री में कुछ ऐड करना हो, कोई नई मशीन लानी हो, कोई नया वो लाना हो, मतलब कैपिटल इन्वॉल्व करना हो, चाहे उनको कोई नया इस्टेब्लिशमेंट करना हो, नई फैक्ट्री या नई बिल्डिंग या नई कंपनी बनानी हो, इन सब के लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी 1991 के पहले। 1991 के बाद ये रिलैक्सेशन दे दिया गया कि आपको हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेनी है, ठीक है, आप कर सकते हो। तो वही बात है। अब इसमें जो है हाँ, ये भी चैप्टर देखो, कई सारे पॉइंट्स ना चैप्टर 11 से डील करें, तभी ये जो 10th चैप्टर है ये आपका चैप्टर 11 में और डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 4th पॉलिसी में। 4th पॉलिसी है आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को इम्पोर्टेंस दी गई। देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, देखो दो टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, ठीक है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनका एरिया ऑफ ऑपरेशन बहुत बड़ा होता है, ठीक है। सबसे सिंपल एग्जांपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल, वही सेम पेप्सी की मार्केट देखो तो वो वर्ल्ड वाइड है, पूरे वर्ल्ड में लोग पेप्सी कंज्यूम कर रहे हैं। कोक की बात करो, वर्ल्ड वाइड मार्केट है, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड मार्केट जो होगी तो इसका मतलब है कि लार्ज स्केल बिजनेस है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, सबसे सिंपल एग्जांपल, आप जाओ किसी विलेज एरिया में चले जाओ और उस विलेज में हैंडीक्राफ्ट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें होती हैं, क्राफ्ट की चीज़ें, तो वो बन रही, तो वो क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ठीक है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर लिमिटेड छोटे एरिया में काम कर रही है। उनके वो जो हैंडीक्राफ्ट्स है वो हो सकता है एक पर्टिकुलर विलेज या एक पर्टिकुलर सिटी के बाहर नहीं जाते होंगे, तो वो उनकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है। तो वही बात है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है इनको इंपॉर्टेंस दी गई 1991 की पॉलिसी के बाद। हुआ ये, इसमें ये बोला गया कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई क्योंकि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में डाइवर्सिफिकेशन लाते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं और बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ लाते हैं। कौन से 3 पॉइंट की बात हुई, सबसे पहला पॉइंट है आपका डाइवर्सिफिकेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो इंडिया की इंडस्ट्रीज़, इंडिया की बात करूँ, देखो इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखो, इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का हमेशा बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है। तो इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ है, हम भले कई मशीन ले आए, कई सी चीज़ें ले आए, पर ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं इनका होना इंडिया की डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये दिखा रहा है कि इंडिया में कितने डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं, ठीक है। कई ऐसे आर्ट्स हैं जो केवल इंडिया में प्रैक्टिस हो रहे, कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो केवल इंडिया में आपको मिलेंगी। तो वही बात हो रही है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में डाइवर्सिफिकेशन लाती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। दूसरी चीज़ है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर किसी गांव में आपने एक इंडस्ट्री खोल दी है तो सोचो उस गांव में कितने लोगों को जॉब मिल जाएगी, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। तीसरी चीज़ बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, हर रीजन की डेवलपमेंट होगी। ऐसा नहीं कि सिटी में तो चलो हम इंडस्ट्री बना रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री इंस्टॉल कर रहे हैं, पर विलेजेस में क्या, विलेजेस में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हो रही हैं और डेफिनेटली उनको सपोर्ट मिलता जाएगा तो वो स्मॉल स्केल से एक दिन लार्ज स्केल भी हो जाएंगी। तो वही बात होगी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पर ध्यान दिया जाने लगा, ठीक है। ये आपकी पॉलिसी थी। इसमें और किया क्या गया, इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए इनको फाइनेंसेस प्रोवाइड करना, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, ये सारे काम गवर्नमेंट करने लगी। तो ये सब क्या हुआ था, ये सब 1991 की पॉलिसी के बाद आया था, ठीक है। इसके बाद आता है आपकी लास्ट पॉलिसी है रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। यहाँ पर देख लो, रिड्यूसिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये वही बात है जो भी आपने ये इसमें पढ़ी थी डी रिजर्वेशन में। यहाँ पर एक और नया टर्म भी आप समझोगे,
रिड्यूसिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं, जो गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, उनके रोल को रिड्यूस कर देना, कम कर देना। ये आपकी पॉलिसी वही है जो ये आपने इन पॉइंट्स में देखा, ये रेपिटेटिव पॉलिसी है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या, कैसे किया गया रिड्यूस किया पब्लिक सेक्टर का रोल, डी रिजर्वेशन करके। जो काम केवल पहले पब्लिक सेक्टर कर सकता था उसको हमने डी रिजर्व कर दिया कि भाई अब प्राइवेट सेक्टर भी आ सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ एक आपकी हुआ था, एक आपका पॉलिसी हुई थी, पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, हाँ, पॉलिसी आपकी आई थी डिसइन्वेस्टमेंट की। डिसइन्वेस्टमेंट आप अच्छे से 11th चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। डिसइन्वेस्टमेंट का सिंपल सा मतलब समझो, इसमें किया ये गया था जो पब्लिक प्राइवेटाइजेशन, सिंपल सा मतलब क्या, प्राइवेटाइजेशन, जिस पे अभी इतनी ज़्यादा बात हो रही है कि इंडिया में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये प्राइवेटाइजेशन 1991 में भी किया गया था, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज़ हैं, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हैं, उनको प्राइवेट कर देना। अब ये किया कैसे जाता है, देखो कोई भी एंटरप्राइज पब्लिक होगी या प्राइवेट होगी, डिपेंड करता है कि उस एंटरप्राइज का या उस ऑर्गेनाइजेशन या उस कंपनी का ओनर कौन है, मालिक कौन है। और मालिक कौन होता है, ओनर कौन होता है, अगर ये हम मतलब देखना चाहें तो अगर आप इसको कॉमर्स के टर्म्स में देखो तो ओनरशिप ये इस चीज़ से डिटरमाइन करी जाती है कि अगर वो कंपनी है, देखो कंपनी वर्ड का यहाँ यूज़ हो, अगर वो कंपनी है तो उसके शेयर्स किसके पास हैं, ठीक है। आधे से ज़्यादा 51% शेयर्स किसके पास है, वो डिटरमाइन करता है कि कोई कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। शेयर्स का कॉन्सेप्ट अलग से होता है, नहीं आपको पता है तो आप पीछे की 9th 10th की वीडियोज़ देख के समझ सकते हो। तो बात यह है कि कंपनी जो है या ओनर, जो गवर्नमेंट ओनर है, तो गवर्नमेंट ओनर का मतलब है कि उस कंपनी के शेयर्स गवर्नमेंट के पास हैं, ठीक है। अब हमको वो कंपनी बनानी है प्राइवेट, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो शेयर गवर्नमेंट के हैं वो शेयर बेच देगी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, जो प्राइवेट लोगों को। प्राइवेट लोगों का मतलब ऐसे हम मतलब डेफिनेटली प्राइवेट में सब लोग आ जाते हैं, जितने प्राइवेट लोग हैं वो चाहे तो खरीद सकते हैं, बट डेफिनेटली जिसकी अर्निंग, जो क्या कहते हैं, जिसकी परचेजिंग पावर होगी, जो खरीद पाएगा वही खरीदेगा, ठीक है। तो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिया के, उनको ये पब्लिक सेक्टर्स बेच दिए जाते हैं। जो शेयर्स होते हैं पब्लिक कंपनी के वो भेज दिए जाते हैं किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को। जैसे ही शेयर्स प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के पास चले जाते हैं वो उस कंपनी का ओनर हो जाता है। तो कंपनी का ओनर कौन है, प्राइवेट पर्सन है, तो वो कंपनी पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर हो जाती है। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सबको पता है प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ होती है, ठीक है। दिस इज़ अ फैक्ट विच वी कैन नॉट डिनाई। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स की बात करो, वहाँ पर एक सिस्टम ऐसा है या एक ऐसी चीज़ बन गई है कि लोग उतना अच्छे से काम नहीं करते, ना एफिशिएंटली काम करते, बिकॉज दे आर काइंड ऑफ क्या कहते हैं, वो सिक्योर होते हैं, उनकी जॉब तो सिक्योर, उनकी जॉब तो कोई लेगा नहीं। प्राइवेट सेक्टर जब प्राइवेट का कंट्रोल आ जाता है तो पता है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर की बात करो तो उसको पता है कि उसको सबकी जो सही इंसान है उसकी ज़रूरत है, कोई काम नहीं करेगा तो उसको निकाल देगा जॉब से, ठीक है। तो बात यहाँ पर हो रही है कि जो रिड्यूस किया गया पब्लिक सेक्टर का रोल दो तरीके से, पहला आपका डी रिजर्वेशन से जो 17 से 3 इंडस्ट्री कर दी गई, और दूसरा आपका डिसइन्वेस्टमेंट किया गया कि पब्लिक सेक्टर के इक्विटी या शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया, मतलब पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप और मैनेजमेंट बेच दी गई प्राइवेट सेक्टर को। इसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। रीज़न क्या था, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के जब गवर्नमेंट के अंडर में जब वो कंपनीज थी तो वो क्या टर्म यूज़ होता है, सिक, बीमार हो गई थी, परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, ये हुआ था, ठीक है। प्रॉफिट नहीं होता, लॉस में जा रही थी, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर को बेचा गया। तो ये आपका पॉइंट है यहाँ पे। और इसके बाद तो कुछ, हाँ इसके बाद कुछ नहीं है, एफिशिएंसी बढ़ाएगी, ये सब इतना ही आपका था। ये आपकी 5 मेन पॉलिसीज़ थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, जो एलपीजी या लिबरलाइजेशन के बाद आई थी इंडिया में। तो ये सब जो पढ़ रहे हैं ये सब हो चुका है, ठीक है। ये वो पॉलिसीज़ है जो पहले आ चुकी हैं, 1991 के बाद हुआ था ये सब, ठीक है। अब इसके बाद आगे जो हमारा टॉपिक बचेगा, जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो रहेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। एक टॉपिक आपका रीसेंट इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स का है, अगर वो होगा सिलेबस में तो उसको देखा जाएगा, वरना प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया देखेंगे। जैसे एग्रीकल्चर में देखा, पॉलिसीज़ देखी, प्रॉब्लम्स देखी, उसी तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर की हमने पॉलिसीज़ देख ली, नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम्स देख लेंगे। तो ऐसे आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। इफ देयर आर एनी डाउट्स देन टू ask in the comment section below. Otherwise, you all take care of yourself, study hard, and God bless you all.